Hey everyone, welcome back to Mindspine Tutorial. So in the previous video segment we saw the Lamarckism. Lamarckism में जो जो चीजें हमने देखी थी, अगर हम उसको रिवाइज करें तो Lamarckism में जो साइंटिस्ट थे लेमार्क, जिनकी वो थ्योरी मानी जाती है, उनके क्या पॉइंट्स थे। उन्होंने 3 तरह से थ्योरी के पॉइंट्स बनाए थे। एक तो उन्होंने कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दूसरा उन्होंने कहा था इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फिर एक पॉइंट जो थोड़ा सा वहां पर हमने इंक्लूड नहीं करा था प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में, अगर हम यहाँ पर वैसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां हो गए, फिर भी अगर हम एक्स्ट्रा अगर उसमें लिखना चाहते हैं तो एक पॉइंट आ सकता है टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। सो लेमार्किज्म की एक थ्योरी का पॉइंट आप लिख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स टेंड टू इंक्रीज इन साइज विच इज द मेन रीजन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे लेमार्किज्म के, जिसमें जिराफ का एग्जाम्पल लिया था, स्नेक का लिया था कि स्नेक्स के अंदर पहले लिम्स हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो वहां पर उनका यूज नहीं करते थे, तो डिसयूज की वजह से वो वाले कैरेक्टर्स उनकी बॉडी में से डिसअपियर कर गए। जिराफ की हाइट पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो बड़ी हो गई। फिर एक एग्जाम्पल और हम ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहें लेमार्किज्म में, जिसको कहते हैं टाल्पा, TALPA, टाल्पा। तो टाल्पा का एग्जाम्पल क्या है कि इनके अंदर जो टाल्पा ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर वेस्टिजियल आइज होती थी। वेस्टिजियल आइज यानी कि होती है, कहना चाहिए होती थी तो नहीं, अभी भी है, लेकिन वेस्टिजियल आइज है यानी कि काम नहीं आती। सो लेमार्क ने कहा था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है टाल्पा, ये हमेशा से डार्कनेस में अंधेरे में रहना पसंद करते थे। इनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे थे जो कि अंधेरे में ही ज्यादातर रहते होंगे, इस वजह से ये अपनी आइज का यूज नहीं करते थे। और जब ये अपनी आइज का यूज नहीं करते थे तो लगातार डिसयूज करने की वजह से इनकी जो आइज थी वो वेस्टिजियल हो गई। तो टाल्पा का अगर आप एग्जाम्पल जिराफ और स्नेक के अलावा भी ऐड करेंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसी तरह से क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म का जो पॉइंट था वो हमने देखा था। उसमें हमने अलग अलग थ्योरीज देखी थी। एक में ये था कि जैसे कि कुछ ब्लैक स्मिथ है, तो वो लगातार अपने आर्म का यूज करता है, तो उसके आर्म्स की जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन वही चीज उसके ऑफस्प्रिंग्स में क्यों नहीं फिर आगे बढ़ रही है, हेरिडिटरी क्यों नहीं बन रही है। फिर एक हमने वेस्टमैन जो साइंटिस्ट थे, वाइसमैन, उनकी थ्योरी देखी थी। जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि उन्होंने 20 जनरेशन देखी थी रेड्स की, और हर बार वो रेड्स की टेल को कट कर देते थे। सो कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो वाइसमैन की थ्योरी थी, वाइसमैन की स्पेलिंग है WEISMANN। तो वाइसमैन की जो थ्योरी थी, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, वो एक्सप्लेन करिए। कभी कभी सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो अगर आप चाहे तो उसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। Weismann stated that only those characters of parents are inherited to their offsprings which occurs in germ plasm of gametes or on the genes of their chromosomes. Any change in the somatoplasm of somatic cells is never inherited to the offsprings. It means that only somatic cells are affected by the environment, and thus such acquired characters are restricted to that generation only and are never inherited. Weismann declared germ plasm to be immortal. Thus, after the origin of life, the germ plasm, after isolating from the somatoplasm, goes to the offsprings through a chain of gametes, whereas somatoplasm is perished after death. तो ये सिर्फ स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ, बाकी हमने ये सारी चीजें थोड़ी प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में ऑलरेडी देख ली है। एक बार लेमार्किज्म का यहाँ पर सारा रिवीजन देखना जरूरी था, तो हमने वो सब देख लिया है। उसके बाद न्यू लेमार्किज्म की बात की थी, तो उसमें जो साइंटिस्ट आते हैं उनके नेम्स हमने देखे थे। दूसरी बात, तो इस तरह से न्यू लेमार्किज्म का जो कंसेप्ट था वो देखा हमने। उसमें अगर आप चाहें तो न्यू लेमार्किज्म में समनर एक्सपेरिमेंट, कैमरस एक्सपेरिमेंट, मैकडूगल्स एक्सपेरिमेंट और मुलर्स एक्सपेरिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ये शो करके कि इन साइंटिस्ट ने तो सपोर्ट किया था मेंडल का। हालांकि जब दूसरे साइंटिस्ट ने उनकी ही एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करने की कोशिश की थी, तो वो सही वहां पर नहीं हो पाया था, सिर्फ उन साइंटिस्ट के लिए सही हुआ था। तो चाहे तो हम उसको भी न्यू लेमार्किज्म में ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स तो यहाँ पर हो जाते हैं। लेमार्किज्म और न्यू लेमार्किज्म का बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि लेमार्किज्म जो थ्योरी है वो सिर्फ लेमार्क ने दी थी, वहीं जो न्यू लेमार्किज्म है वो मॉडिफिकेशन है ओरिजिनल थ्योरी का जो कि लेमार्क ने दी थी, और उसको ज्यादा सुटेबल बनाना मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से उसको कहा जाता है न्यू लेमार्किज्म। उसके बाद ये जो लेमार्किज्म की थ्योरी है ये पूरी तरह से सारा स्ट्रेस किस पर डालती है कि इंटरनल वाइटल फोर्स कुछ होता होगा, एपिटेंसी कुछ होती होगी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स कुछ होता होगा। लेकिन जो न्यू लेमार्किज्म है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती, बल्कि ओवरऑल क्राइटेरिया को देखते हुए काम करती है। तो ये कुछ बातें थी। अगर लेमार्किज्म और न्यू लेमार्किज्म का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको भी चेक करेंगे, ताकि सारी चीजें डिटेल में देखने को मिल जाए। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं डार्विनिज्म के साथ। डार्विनिज्म में सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि डार्विन कौन थे, क्या इनकी स्टोरी है, उसको देखते हैं। तो डार्विन जो थे, अब इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर हिस्ट्री को समझे इनकी,
तो जैसे लेमार्क की थ्योरी आई थी, जो सेकंड हाइपोथेसिस लेमार्क की थ्योरी के बाद आई थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, और जो कि लाइमलाइट में आई थी अगर हम उसको कहें, तो वो थी डार्विनिज्म। यानी कि सीधे सीधे लेमार्किज्म के बाद दूसरी जो थ्योरी लाइमलाइट में आई थी वो कौन सी थी? डार्विनिज्म थी। और इस डार्विनिज्म की जो थ्योरी थी, इसके दो इंट्रोड्यूसर्स थे, यानी कि दो लोग इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। एक का नाम था वेलेस और दूसरा का नाम था डार्विन। देखिए, इसको डार्विनिज्म ही कहा जाता है, इसको वेलेसिज्म नहीं कहा जाता, सिर्फ डार्विनिज्म कहा जाता है। फिर भी दो जो इंट्रोड्यूसर्स थे इस थ्योरी के लिए वो थे वेलेस और डार्विन, जो कि दोनों ही अपने अपने अलग अलग तरीके से वर्क करते थे। इन दोनों ने साथ में मिलकर वर्क नहीं करा, इंडिपेंडेंटली वर्क करा, लेकिन दोनों सेम कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे थे। इसीलिए वेलेस को भी इसी थ्योरी के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो आपको क्या याद रखना है? दो इंट्रोड्यूसर्स के नाम। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पर वेलेस जो साइंटिस्ट थे इनके बारे में कुछ यहाँ पर बताऊं, तो इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड रसल वेलेस। इनका टाइम पीरियड था 1828 से 1913, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा अपना जो कहना चाहिए काम जब था कर रहे थे ये इस बारे में रिसर्च वगैरह, तो सबसे ज्यादा अगर इन्होंने एक्सटेंसिवली ट्रेवल करा था तो वो जगह थी साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया। इन दो जगहों पर जाकर इन्होंने सबसे ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट के काम किए थे। कौन सी दो जगह के नाम हमने लिए? साउथ अमेरिका और दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया। और जब 1858 आया तो क्या हुआ कि जब ये अपना पूरा वर्क कर रहे थे तो इनको एक आर्टिकल देखने को मिला जिसका नाम था पॉपुलेशन। और वो जो आर्टिकल था पॉपुलेशन, उसको लिखा था टी.आर. माल्थस नाम के एक साइंटिस्ट ने। सो उन्होंने कहीं ना कहीं एक आइडिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन का इस पॉपुलेशन के अंदर ऐड किया था। सो हुआ क्या कि अल्फ्रेड रसल वेलेस जो साइंटिस्ट थे उनके सामने एक आर्टिकल आया जिसका नाम था पॉपुलेशन, और इसको लिखा था टी.आर. माल्थस ने। लेकिन इस पॉपुलेशन वाला ये जो आर्टिकल जब टी.आर. माल्थस का इन्होंने वेलेस ने देखा तो इनको कौन सा आइडिया आ गया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी आज हम लोग पढ़ते हैं उसका आइडिया इनके दिमाग में आ गया। इन्होंने क्या करा, उसके बाद इन्होंने एक ऐसे लिखा, और ऐसे में अपना आइडिया जो था, जो कि इनको आ रहा था कि हम लोग ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन वाली चीज को सोच सकते हैं, ये वाला आइडिया इन्होंने वेलेस ने किसको भेज दिया? डार्विन को भेज दिया। जैसे ही डार्विन के पास ये आइडिया पहुंचा तो उनमें भी ये थोड़ी बहुत चीजें चल रही थी, तो उन्होंने एक ऐसे लिखा, और जो टाइटल था उस ऐसे का, उसका नाम था ऑन टेंडेंसी ऑफ वेरियस टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप। थोड़ा सा बड़ा सा नाम हो गया, लेकिन आप चाहो तो बस कहानी की तरह सुन लीजिए, अगर चाहो तो नोट भी कर सकते हो पॉज करके वीडियो। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत चार्ल्स डार्विन की। और स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहाँ पर आपको कहूंगी कि डार्विनिज्म जो थ्योरी, लेमार्किज्म तो बहुत छोटा सा पोर्शन रहता, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, लेकिन डार्विनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। इसमें डिटेल्स बहुत सारी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, स्टोरीज है। तो सारी चीजों को कंप्लीट करने में हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वीडियो सेगमेंट में पूरा डार्विनिज्म आ जाए, बट अगर स्टिल नहीं आ पाता है तो 2 पार्ट्स उसके हम लोग वहां बनाएंगे। अब डार्विन का नाम था पूरा चार्ल्स डार्विन। 1809 से 1882 इनका टाइम पीरियड था। चार्ल्स डार्विन जो थे वो एक तरह के एमिनेंट नेचुरलिस्ट थे ब्रिटेन के। वो 12 फरवरी 1809, जो कि एक प्लेस है श्रीव्सबरी इंग्लैंड के अंदर, वहां पर उनका बर्थ हुआ था। उनके जो फादर थे वो एक फिजिशियन थे। शुरू में इन्होंने मेडिकल साइंस की स्टडी करी, और डार्विन जब स्टडी कर रहे थे मेडिकल साइंस की तो एडिनबरा एक प्लेस है, वहां पर मेडिकल साइंस की स्टडी करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री वहां से ली। फिर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ गए। उसके बाद ये नेचर के अंदर हमेशा इंटरेस्टेड थे सिंस हिज चाइल्डहुड, तो वो हमेशा अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करते थे, उनकी स्टडी करते थे। फिर जब इनकी एज 22 ईयर्स हो गई, मतलब जब डार्विन की एज 22 ईयर्स हुई, तो डार्विन जो थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग का इरादा करा कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमने जाऊंगा, एक बार चेक करूंगा, पूरा वर्ल्ड देखूंगा। और उसको एक ब्रिटिश शिप के अंदर, एक बहुत फेमस ब्रिटिश शिप था उस टाइम पे जिसके अंदर उन्होंने ये वाला सफर तय करा था, और उस शिप का नाम था बीगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको यहाँ नोट करती हूँ। अब जब ये इस बीगल के अंदर गए तो कितने टाइम के लिए इन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल करा? 1831 से लेकर 1837 तक इन्होंने ट्रेवलिंग करी। अच्छा, डार्विन का टाइम पीरियड मैंने क्या कहा आपको? 1809 से लेकर पूरा टाइम पीरियड, पूरी कंप्लीट लाइफ इनकी 1882 तक की थी। वेलेस की कितनी कही? 1828 से 1913 कही। फाइन। तो टाइम पीरियड्स के लिए समझाने के लिए कह रही हूँ। तो इस वाले जो टाइम पीरियड के अंदर का ये वाला जो पोर्शन था उसमें डार्विन ने पूरे वर्ल्ड में घूमने का इरादा तय करा था, और बीगल नाम का एक शिप था, एक जहाज था, ब्रिटिश शिप था, जो कि उसमें उन्होंने ट्रेवलिंग करी। ट्रेवलिंग से पहले उनके अंदर ये एक फेथ था
कि एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है जो वो हम मान सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने वोयेज करा तो उन्होंने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो हाइपोथेसिस है वही कहीं ना कहीं एक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के पीछे वर्क करने के लिए ज्यादा सही आइडिया रहेगा। तो उन्होंने पहले वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे ज्यादा फोकस करते थे, बाद में उन्होंने अपने माइंड का सेटअप पूरा चेंज कर लिया। क्योंकि डार्विन भी कहीं ना कहीं जो ये एक तो उन्होंने बीगल में घूमने का जब काम शुरू करा जब तो उनका माइंड बदला ही, लेकिन डार्विन ने भी वो वाला आर्टिकल देखा था जो कि माल्थस नाम के साइंटिस्ट का वेलेस ने देखा था, वही सेम आर्टिकल डार्विन ने भी देखा था। सो जो माल्थस का जो आर्टिकल था उसका नाम तो आपको पता है, पॉपुलेशन था, पूरा नाम था TR माल्थस। अच्छा, माल्थस का नाम भी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, माल्थस। सॉरी, मैंने यहाँ T लिखा है, आप इसको L मानेंगे, माल्थस। और पूरा नाम था TR माल्थस, और इन्होंने पॉपुलेशन नाम का ऐसे लिखा था, या आर्टिकल भी कह सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। सो पॉपुलेशन वाला जो वो आर्टिकल था उससे डार्विन भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। सो माल्थस का जो एक्सपेरिमेंट था, माल्थस का जो ऐसे था पॉपुलेशन, उससे डार्विन बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। उसके बाद आगे क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं, डार्विन ने अपने माइंड में इसका एक आइडिया ले लिया था कि एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नाम की चीज होती है, जिसमें नेचर जो रहता है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन वो करता है, हर मेंबर्स को चूज करेगा, यानी कि वो इन्वायरमेंट में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगा कि जिससे कि कुछ ही ऑर्गेनिजम्स वहां पे सिलेक्ट हो पाएंगे, जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये वाला आइडिया जो डार्विन थे उनके दिमाग में वहां पर से आना स्टार्ट हो गया था। और इसी टाइम पर मीन टाइम अगर हम बात करें तो वेलेस का आर्टिकल भी छप चुका था, और उन्होंने, वेलेस ने भी डार्विन को एक लेटर भेजा ही था, तो वो भी अपने पूरे जो कहना चाहिए व्यूज थे, वेलेस के जो व्यूज थे वो डार्विन से मैच कर रहे थे, तो दोनों टोटल एग्रीमेंट में आ गए थे। इसी वजह से 1958 जब आया तो दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस पब्लिश करवाई जो कि जॉइंट ऑथरशिप थी, जिसमें वेलेस भी थे और डार्विन भी थे। फिर 1959 में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आया इस थ्योरी का, जो कि उनकी बुक जो थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें और डिटेल में ये सारी थ्योरी को पब्लिश कराया गया। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि 1958 के अंदर वेलेस की और डार्विन की जॉइंट ऑथरशिप आई, और 1959 में डिटेल में यही थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया उनकी बुक जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब एक चीज मैं यहाँ थोड़ी सी आपको क्लियर करना चाहूंगी कि कुछ बुक्स में ये जो बीगल पे जब वो गए थे, ये जो शिप बीगल पे इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करना था, जब 1831 से 1837 भी लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पर आपको दिखेगा 1831 से 1835, और कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा 1831 से 1836। 7 साल, 5 साल, 6 साल अलग अलग ईयर्स बताते, लेकिन हमारा उससे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बुक का रेफर करने के हिसाब से यहाँ पर आपको ये वाला टाइम पीरियड बताया। लेकिन अगर आपके टीचर्स 1836 तक भी एंड करवाए इसको या 1835 तक भी एंड करवाए इसको, तो आप लिख सकते हो, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हर बुक की जो थ्योरी रहती है वो अलग राइटर्स की होती है और सभी के व्यूज कहीं ना कहीं वेराई करते हैं, तो वहां वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब ये जब डार्विन जब इस तरह से ही घूमने गए थे अपनी जर्नी पर, तो उन्होंने एक बुक लिखी उसके बाद जिसका नाम था नेचुरलिस्ट वोयेज अराउंड द वर्ल्ड। इसको कहते हैं वोयेज, तो एक नेचुरलिस्ट का वोयेज अराउंड दी वर्ल्ड। और जैसे ही जब ये सारी चीजें वहां से घूमकर जब पूरे वर्ल्ड से आ गए थे डार्विन, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसके बाद वो बहुत ज्यादा वीक भी हो गए थे। तो ये सारी बातें तो हुई इतनी। फिर उसके बाद 1856 में, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, 1856 में डार्विन की बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1856 में डार्विन की बुक पब्लिश की थी उन्होंने। और पब्लिकेशन जो था इस बुक का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था पूरी हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक बुक मानी जाती है ऑफ दी 19th सेंचुरी। तो ये बातें थोड़ी बहुत हुई। अगर मैं डार्विन की कहानी में आपको कुछ और भी पॉइंट्स बताऊं तो स्टोरी की तरह ही सुनिए, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये सारी बातें हम 12th क्लास में भी, नीट की अगर आपने प्रिपरेशन पहले की हो या 12th क्लास में भी पढ़ा हो तो वहां पर भी पढ़ चुके होंगे। 1831 में डार्विन को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल कर सकते थे बीगल नाम की शिप से। इसका पूरा नाम था HMS बीगल, HMS, और बीगल की स्पेलिंग ऊपर से दिख रही है तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। HMS बीगल नाम का शिप था। तो ये चार्ल्स डार्विन इसमें गए थे, उन्होंने वोयाज करा था वर्ल्ड के एक्सप्लोरेशन के लिए। वोयाज जो था इनका पूरा वो करीब, कुछ लोग कहते हैं 5 साल का था, कुछ कहते हैं 7 साल का और कुछ कहते हैं 6 साल का था।
ये जो पीरियड था डार्विन का, जिसमें वो जब ये पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे फौना और फ्लोरा देखे, यानी प्लांट्स और एनिमल्स देखे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखे, अलग अलग आइलैंड्स देखे। बाद में जो बीगल था वो सेल करा, उनका जो बीगल था यानी ये जो शिप था वो कहाँ चला गया, गैलापेगोस आइलैंड चला गया। गैलापेगोस आइलैंड जो है वहां पर 14 मेन आइलैंड्स है और न्यूमरस स्मॉल आइलैंड्स भी है, जो कि इक्वेटर पे लाई करते हैं अबाउट 960 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इन द पैसिफिक ओशन। और ये जो आइलैंड्स थे वो वॉल्केनिक थे ओरिजिन में, इसीलिए ये एक लिविंग लेबोरेटरी थी इवोल्यूशन के लिए। सो जो गैलापेगोस आइलैंड पर जब डार्विन पहुंचे तो गैलापेगोस आइलैंड्स में 14 आइलैंड्स थे और ये सारे आइलैंड्स कैसे थे, कैसे ओरिजिन में थे, वॉल्केनिक इन ओरिजिन थे। वॉल्केनिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना इसको। वॉल्केनिक इन ओरिजिन, वॉल्केनो जब फटता है तो उसमें से जब पूरा ठंडा वगैरह हो जाता है उसके बाद वहां पर जो फौना फ्लोरा आता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो वॉल्केनिक इन ओरिजिन थे ये आइलैंड्स, इसीलिए ये जो एरिया था गैलापेगोस आइलैंड का, जहां पर 14 मेन आइलैंड्स थे और छोटे छोटे और भी आइलैंड्स थे, प्लस में इसके साथ साथ और भी आइलैंड्स थे। तो ये क्या बन गया, ये लिविंग लेबोरेटरी बन गया इवोल्यूशन के लिए। लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन, ये आइलैंड्स की ये खासियत थी, आप समझ सकते हो। फिर डार्विन ने इन जगहों पर विजिट करा, इन आइलैंड्स पे 1835 पर वो पहुंचे, एक मंथ तक पूरा यहाँ पर रहे, ग्रेट वेरिएशंस देखे ऑर्गेनिजम्स में जो कि इन आइलैंड्स पर रहते थे, अच्छे से ऑब्जर्व करा सभी चीजों को। यहाँ पर डार्विन ने खूब सारे जायंट टॉर्टोइजेस देखे, गैलापेगो का ओल्ड स्पेनिश नेम टॉर्टोइज ही है वैसे भी। फिर मीटर लॉन्ग मेराइन लैंड इग्वानास, फिर उस पर अनयूजुअल प्लांट्स, इंसेक्ट्स, लिजार्ड्स, सी शेल्स, बर्ड्स, जो कि इस गैलापेगोस आइलैंड्स बहुत अलग ही तरह के थे। जायंट टॉर्टोइजेस थे जिनका वेट 275 किलोग्राम तक भी था, जो कि 183 सेंटीमीटर तक लेंथ में ग्रो कर सकते थे। एज उनकी 200 से 250 ईयर्स थी। तो स्पेनिश वर्ड जो रहता है टॉर्टोइस का वही गैलापेगोस रहता है, तो इस आइलैंड का नेम टॉर्टोइस के ऊपर ही रखा गया था, इसलिए गैलापेगोस आइलैंड कहा जाता है। बर्ड्स भी यहाँ की जो है वो डार्विन को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रही थी, क्योंकि जो बर्ड्स थी उनकी फिंचेस जो होना चाहिए वो बहुत अलग अलग थी, कुछ वेजिटेरियन जैसी थी, कुछ टूल यूजिंग की थी, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बीक ऑफ फिंचेस के अंदर। तो इतने सारे वेरिएशंस। अब बच्चों क्या होता है यहाँ पर कि ये जो डार्विन थे इन्होंने तो बहुत सारी चीजें देखी वहां पर, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज के पोर्शन दिए थे। मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगी, इवोल्यूशन को अच्छे से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हम लोग, सारे कंसेप्ट देख लेंगे, ताकि अगर आप बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। हर छोटे पॉइंट को यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये सारी चीजों के बाद जब थ्योरी दी डार्विन ने अपनी, उसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो क्या थी उसको देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव कर जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो अपने आप को सरवाइव करवा लेते हैं कैसे तैसे, और वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ जो कि अडेप्ट नहीं कर पाते अपने आप को, कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो कुछ तो अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ अडेप्ट नहीं कर पाते। तो जब वो इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि अडेप्ट अपने आप को नहीं कर पाए वो पेरिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कुछ तरह का एक सॉर्टिंग होती है, नेचर खुद ये सॉर्टिंग करता है कि वो कुछ ऐसी कंडीशंस लगाता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म वहां सरवाइव कर जाएंगे उन्हीं को वो वहां रहने देता है। इसको कहते हैं नेचर सॉर्टिंग। और ये जो थ्योरी थी डार्विन की, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो जो डार्विन की थ्योरी थी वो कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। उन सारे फैक्ट्स को मैं एक एक करके आपको बताती जाती हूँ, जिसमें से पहला वाला जो आपके पास है, तो पहला जो थ्योरी का पॉइंट था, इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सभी के पास क्या होता है, ग्रेट पावर होता है रिप्रोडक्शन का, जिससे कि वो अपने रेस को मेंटेन करते हैं। और ये वाली जो कैपेबिलिटी रहती है रिप्रोडक्शन की, उससे जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं किसी भी स्पीशीज के, वो इंक्रीज करते हैं जियोमेट्रिक रेशियो के अंदर। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती है, जैसे कि बाइनरी फिशन, स्पोर्युलेशन, कॉन्जुगेशन, एम्फीमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, ये जो सारी चीजें होती है ये इसी पर्पस के अंदर आ जाती है। और इस सभी को इलस्ट्रेट करने के लिए इनॉर्मस कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है वो शो की जाती है। तो इसमें एक साइंटिस्ट आए थे जिनकी स्टडीज जब हम देखते हैं, जिनका नाम था, साइंटिस्ट का नाम पहले से जरूरी है, वुड रफ। वुड रफ नाम के जो साइंटिस्ट थे, उनकी स्टडीज से हमें ये पता चला कि जो रेस होती है पैरामीशियम की, वो अपने आप को 5 सालों तक जिंदा रख सकती है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जिंदा रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, और उनका जो वॉल्यूम रहेगा प्रोटोप्लाज्म का जो उनके अंदर होता है वो ज्यादा पाया जाएगा, मोर देन दी वॉल्यूम ऑफ दी अर्थ। अर्थ के वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम इनके प्रोटोप्लाज्म का हो जाएगा, अगर आप लोग सभी को कैलकुलेट करेंगे साथ में।
तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, हर ऑर्गेनिज्म को आप लिखोगे एवरी ऑर्गेनिज्म हैज नेचुरल टेंडेंसी, इजी पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है, हैज नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, सभी को ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की नेचुरल टेंडेंसी नेचर की तरफ से मिली है। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके अंदर एक्सट्रीम कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी स्पीशीज को स्टेबल रखने के लिए, अपनी रेस को मेंटेन करने के लिए। जिसमें पहला एग्जाम्पल मैंने एक साइंटिस्ट का दिया। अच्छा, एक चीज और उसका क्या बढ़ जाता है, यहाँ पर जियोमेट्रिक रेशियो बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज करता है जियोमेट्रिक रेशियो। इसमें पहला साइंटिस्ट का जो नाम था वो था वुडरफ। इन्होंने पैरामीशियम का बारे में कहा था, पैरामीशियम का एग्जाम्पल लिया था इन्होंने, पैरामीशियम। सो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, इफ अ रेस ऑफ पैरामीशियम इज केप्ट अलाइव फॉर 5 years, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स रिमेन अलाइव एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग, देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फाउंड इन देम वुड बी मेनी टाइम्स मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो पैरामीशियम इतना रिप्रोड्यूस कर लेते हैं कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म का अगर आप रेशियो लगाओगे टोटल मिला के जितने भी पैरामीशियम है, तो अर्थ के वॉल्यूम से भी ज्यादा इनका रेशियो चला जाएगा। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं ऑयस्टर्स की बात करूं तो ऑयस्टर्स एक बार में 1 million एग्स जो रहते हैं एक सीजन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। कितने? 1 million एग्स इन अ सीजन। तो ऑयस्टर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑयस्टर्स 1 million एग्स, मिलियन को पूरा लिख ही लेते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं एक सीजन के अंदर, एक सीजन में, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। ये ऑयस्टर्स का है। उसके बाद आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो फीमेल एस्केरिस का, जो कि 2 लाख एग्स एक दिन में प्रोड्यूस कर लेती है। तो एस्केरिस जो रहता है वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, यहाँ पर एस्केरिस जो कर रहा है वो 2 लाख एग्स 1 डे के अंदर। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है सभी के अंदर। फिर उसके बाद स्टार फिशेज 1 लाख एग्स ऑलमोस्ट एक सिंगल चांस पे प्रोड्यूस करती है। फंगस जो रहते हैं वो 7 बिलियन स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर इन सारे एग्स को, स्पोर्स को आप पूरी तरह से डेवलप कर देंगे तो जो मेंबर्स रहेंगे यहाँ पर स्पीशीज के, उनका जो जियोमेट्रिकल रेशियो रहेगा वो इंक्रीज कर जाएगा थोड़ी ही जनरेशन के बाद, और वो पूरी अर्थ को इंटायरली कवर कर लेंगे। अगर सारे ऑर्गेनिजम्स बड़े हो गए, जितने एक बार में प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब बड़े हो जाएंगे तो ये इतने ज्यादा फैल जाएंगे कि पूरी अर्थ को कवर कर देंगे। इनका ज्योमेट्रिकल रेशियो इतना बढ़ जाएगा, सिर्फ कुछ ही जनरेशन के अंदर ये चीज हो जाएगी। और जो एलिफेंट होता है उसका स्लोएस्ट रेट ऑफ ब्रीडिंग होता है। कोई पूछ ले कि स्लोएस्ट रेट ऑफ ब्रीडिंग कौन का है, तो एलिफेंट स्लोएस्ट रेट ऑफ ब्रीडिंग। सारे पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, जितने बन सकते हैं ना सभी यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये बात आपको याद रखना है। और जो शी एलिफेंट रहती है वो 6 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है 30 से लेकर 90 ईयर्स ऑफ एज तक, सिर्फ 6 ऑफस्प्रिंग्स। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर इसका पॉइंट। और डार्विन ने बोला था कि जो पेयर होता है एलिफेंट का वो 2 करोड़ एलिफेंट्स को 750 ईयर्स में प्रोड्यूस करते हैं। एक पेयर एलिफेंट का 2 करोड़ एलिफेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है कितने टाइम में, 750 ईयर्स में। तो ये जो नंबर है ये इंक्रीज करता रहा अगर इसी रेट से, तो कुछ ही सालों में क्या हो जाएगा, जो पूरी अर्थ है वो एलिफेंट्स के थ्रू ही ऑक्यूपाई हो जाएगी। ये है इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म। बात यहाँ खत्म नहीं होती, और एग्जांपल्स देख सकते हैं, सिर्फ ओरली बताती हूँ। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला जो होती है वो अपनी लाइफ साइकिल को 10 से लेकर 14 डेज में कंप्लीट करती है। फीमेल ड्रोसोफिला जो रहती है वो 200 से ज्यादा एग्स एट अ टाइम प्रोड्यूस करती है। और जितने भी फ्लाइज रहते हैं वो अगर इन एग से फॉर्म हो गए और अलाइव रह जाते हैं 40 से 50 डेज के लिए भी, तो वो भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उनका नंबर भी 200 लेवल मिलियन से इंक्रीज करता है। और अगर इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो पूरी अर्थ पर सिर्फ ड्रोसोफिला ही हो जाएंगे। तो जो कैलकुलेशंस थे हक्सले के, एक साइंटिस्ट आए हक्सले, उन्होंने कहा जितने भी ऑफस्प्रिंग से लार्ज ग्रीन फ्लाई कि अगर वो अलाइव रह जाएं, वो रिप्रोड्यूस करें, तो बाय द एंड ऑफ समर सीजन हम ये देखेंगे कि इनका नंबर इतना इंक्रीज कर जाएगा कि वो 1000 मिलियन हो जाएगा और पूरी अर्थ पर फैल जाएगा। फिर उसके बाद जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी मैं बात करूं तो लोअर वर्टिब्रेट्स में इनॉर्मस पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी होती है। एक जो कॉड लिवर ऑयल वाली फिश अगर आपने सुना होगा, तो जो कॉड फिश रहती है वो 6 मिलियन एग्स देती है। लंग फिश 28 मिलियन एग्स देती है।
हेरिंग फिश जो रहती है वो 20,000 से 47,000 एग्स एट अ टाइम प्रोड्यूस करती है। तो ये जो रेट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्स का वो भी यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई रहता है, वरना अगर यहाँ पर ये एग्स खत्म ना हो टाइम पे उन फिशेस के, तो वो पूरी अर्थ पर फैल जाएंगी। तो उनका डिस्ट्रक्शन भी वहां पर होता जाता है नेचर के थ्रू ही। और ये नेचर का काम मुझे तो नहीं लगता है, ये तो पूरा गॉड के मुझे काम लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें वरना कंट्रोल कैसे हो रही है। तो ये यहाँ पर होता है और ये सारी बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो डार्विन थे उन्होंने कहा कि एलिफेंट जो है वो बहुत स्लो ब्रीडर्स होते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स जो है वो उस एज पर आगे रिप्रोड्यूस करते हैं जो कि 30 इयर्स होता है। फिर उसके बाद वो 90 इयर्स तक अगर जिंदा रहेंगे तो जब तक वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इस बीच में से वो 6 ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। और 36 ऑफस्प्रिंग्स जो रहते हैं, अगर नेक्स्ट जनरेशन में देखें तो 219 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था वो। तो ऊपर की इतनी सारी जो मैंने आपसे बातें की, इन सब से क्या क्लियर हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है लिविंग बींग्स का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के, वो जो इतने लेवल से इंक्रीज कर रहे हैं वो उनके एनिमीज डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। कभी वो इन्वायरमेंट के चेंजेस से डिस्ट्रॉय होंगे, कभी प्रेडेटर्स उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, कभी इनको डिजीज लग जाती है। डिजीज नहीं होगी तो कंपटीशन आपस में इतना बढ़ जाएगा कि कुछ ही जिंदा रह पाएंगे, कुछ वहां से खत्म हो जाएंगे। वरना क्या होता कि पूरी अर्थ पर ये फैल जाते। लेकिन सभी में क्या होता है कि इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिजम्स तो देखने को मिलता है। तो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का पहला पॉइंट था। अब इसको अगर आप चाहो तो ये वाले नाम से याद रखो, या फिर अगर आपके टीचर्स ने आपको एक और नाम बताया होगा जिसको कहते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ इनॉर्मस फर्टिलिटी, वो भी आप लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट के लिए मैं यहाँ एडजस्ट करती हूँ थोड़ा सा। सो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन। इसको समझते हैं। अब कांस्टेंट पॉपुलेशन में समझिए कि जो नेचर है उसने ग्रेट पावर्स जो है वो प्रोवाइड की है, अगर हम कहें हर ऑर्गेनिजम्स के ऑफस्प्रिंग्स को, कि एक ही टाइम जो है नेचर का अगर उनको ताकत भी देता है तो उनको खत्म करने की भी कोशिश करता है, ये आपको देखना है। तो बहुत सारी तरह से मीन्स ऑफ उसके डिस्ट्रक्शन भी बनाए और उसके फैलने के चांसेस भी बनाए इसी नेचर के अंदर। तो वहां पर कोई एक स्पेसिफिक चेंज जो होता है वो अगर यहाँ नहीं करता इन दी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जितने बनते हैं उतने ही लेवल से वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर इसकी बात करूं, ऑयस्टर्स के 1 मिलियन एग्स एक सीजन में बन रहे हैं, लेकिन इसमें से इतने करीब करीब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत कम ही वहां पर बचेंगे। प्रोड्यूस बहुत होते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय ज्यादा हो जाते हैं, बल्कि इतने ही लेवल से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये वाली चीज को कहते हैं कि इससे क्या हो रहा है, एक पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखने की कोशिश की जा रही है। तो यही पॉइंट इसके साथ मिलाकर इंक्लूड कर सकते हो। So if the nature has provided, यहाँ लिखना, if the nature has provided great powers of producing offsprings to the organisms, then at the same time nature has created many means of their destruction. Therefore, no specific change occurs in the number of organisms. Thus, it is clear that population of the organisms remains stable as a number of organisms are perished by enemies or environmental changes or from diseases or due to competition between them. ये बातें क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद थर्ड आप लोग यहाँ पर पॉइंट लोगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड, तो ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है इसमें 3 स्ट्रगल्स आते हैं। एक होता है स्ट्रगल फॉर, सॉरी मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ, आपको छोटे ही लिख के बताती हूँ ना, यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, पहले तो ये लिख लो। उसके बाद आप लिख लो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और एक लिख लेते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ये 3 पॉइंट्स आते हैं स्ट्रगल में, सभी को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के 3 पॉइंट्स, आप समझिए इसको। जब पॉपुलेशन इंक्रीज करता है एनिमल्स का, तो उसमें पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, जैसे कि पानी, वाटर, लाइट, स्पेस, जगह। तो इन सारी चीजों की ये चीजें लिमिटेड होती है। भले ही ऑफस्प्रिंग्स बढ़ते जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन जो एनवायरमेंट है वो वहां पर लिमिटेड है। तो वहां पर एक स्ट्रगल बन जाती है ऑर्गेनिजम्स में कि किसको स्पेस मिले, खाना भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाए। इसको कहते हैं स्ट्रगल। जिसमें से पहला वाला जो होता है ना इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इसमें क्या होता है कि स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होती है। देखिए इंटर वर्ड आएगा यानी क्या कि दो, जैसे कि स्पीशीज है पूरी, ठीक है, सेम, सब सेम ऑर्गेनिज्म से। अगर इन सेम ऑर्गेनिज्म के बीच में ही सारी बातें हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या जो भी इनका काम चल रहा है सेम ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। वहीं इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है
एक तो ये वाली स्पीशीज है ट्राइंगल्स और एक तरफ है सर्कल्स। तो ट्राइंगल्स और सर्कल्स के बीच में जब सारे लड़ाई झगड़े या डिफरेंसेस या कंपटीशन होगा तो उसको कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंटर यानी सेम के बीच में और इंट्रा यानी डिफरेंट के बीच में। तो इंट्रा स्पेसिफिक में क्या लिखोगे आप कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल, मैं ऊपर वाली की बात कर रही हूँ, ओके। इंट्रा स्पेसिफिक, दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ क्या कर दिया, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ठीक करना है, यहाँ ट्राइंगल्स वाला केस बनाना है। जो बात कही ठीक इसका अपोजिट, यहाँ सर्कल्स के बीच में हो रहा है या डिफरेंट के बीच में हो रहा है। तो इंट्रा स्पेसिफिक में क्या हो रहा है कि जो सेम मेंबर्स है उनके बीच में वहां पर स्ट्रगल हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, और यहाँ पर नीड जो होती है मोर और लेस सेम रहती है हर एनिमल की। सभी को एक ही तरह के खाना पसंद है, फूड पसंद है, सूटेबल शेल्टर भी एक तरह का पसंद है, मेटिंग पार्टनर्स भी एक जैसे पसंद है। तो उन्हीं के आपस के बीच में स्ट्रगल्स होती है, इसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। तो एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या लिखोगे कि अगर जो हैचिंग जुवेनाइल्स हैं वो रैपिडली चेंज करते हैं अपनी प्लेस को, तो वो एक दूसरे के एनिमीज बन जाते हैं एक ही मेंबर्स के अंदर। हैचिंग जुवेनाइल्स डू नॉट रैपिडली चेंज देयर प्लेस, दे बिकम एनिमीज ऑफ देयर ओन मेंबर्स। अगर वो जल्दी जल्दी अपनी जगह को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, समझना बात को। हैचिंग जुवेनाइल्स अगर अपनी प्लेस को जल्दी जल्दी चेंज नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे के एनिमीज बन जाएंगे सेम मेंबर्स ऑफ स्पीशीज के अंदर, ठीक है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक में क्या हो रहा है, स्पीशीज डिफरेंट हो रही है, तो इसके अंदर लिखना स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। क्योंकि इसमें लार्ज एनिमल्स रहते हैं, कुछ स्मॉलर एनिमल्स रहते हैं, तो इनके बीच में भी लड़ाई हो सकती है, फूड के लिए भी हो सकती है। कभी कभी इनका स्ट्रगल ऑब्जर्व करना होता है ध्यान से कि अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, इनकी जो लोअर स्पीशीज होती है वो मोस्टली अफेक्टेड रहती है इस स्ट्रगल के अंदर, तो ये याद रखना। अब थर्ड होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रगल की क्या कहानी, इसको समझते हैं। तो एनिमल्स का जो स्ट्रगल रहता है वो किसके बदले आता है, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बदले अगर आता है तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। द स्ट्रगल ऑफ एनिमल्स अगेंस्ट चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं वो इस डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एकदम इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हीट वाला हो गया, बहुत कोल्ड हो गया, रेनी हो गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो ये इन्वायरमेंट की स्ट्रगल है। तो इससे बच के निकलने के लिए ऑर्गेनिज्म जब कोशिश करेगी तो वो स्ट्रगल यहाँ पर आ जाता है, जिसमें एग्जांपल आता है डायनासोर्स का और कुछ जायंट रेप्टाइल्स का, जो कि मीजोजोइक एरा के अंदर पाए जाते थे, जो कि अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पर भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आए होंगे। लेकिन डायनासोर्स और कुछ बड़े रेप्टाइल्स जो थे मीजोजोइक एरा के, वो अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए, इसी वजह से इन्वायरमेंट ने उनको डिसअपियर करवा दिया। ये याद रखना है आपको। और जब मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा रही थी मैंने सारे एरास, इपॉक, इयॉन सब बताए थे, तो वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि वहां पर मैंने इसका याद करने का ट्रिक भी बताया है और इस पर क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो इंट्रा स्पेसिफिक का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ होगा कि अगर स्ट्रगल सेम स्पीशीज के बीच में हो रही है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप स्मॉल ट्रीज, फॉरेस्ट के उनका एग्जांपल लिख लेना कि इनकी बहुत सारी सीड्स, स्प्राउट्स होती है जो सेम प्लेस पर उग जाती। तो जब सेम सीड्स एक ही प्लेस पर उगेंगी तो सभी को अच्छे से स्पेस भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ट्रीज रहते हैं जो कि टॉल होते हैं, कुछ नहीं हो पाते, कुछ की ब्रांचेस ऊपर जाके मिलती भी एक दूसरे से टकराती भी है और डोम बना लेते हैं, कभी वो नेसेसरी लाइट एंड ऑक्सीजन नीचे वाले ट्रीज को नहीं मिल पाती, इस तरह की चीजें होती है। तो स्ट्रगल तो सबको करना पड़ती है, जो ट्रीज लंबे से अच्छे से बढ़ जाते हैं उनकी अच्छे से हो जाता है सब कुछ, तो ये है स्ट्रगल। उसके बाद इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में आपने समझ लिया इसका, इसमें आप लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के जो एनिमल्स है वो अफेक्ट होते हैं इंटर स्पेसिफिक में, उसका एग्जांपल लिख लेना। और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट जब ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रगल करवाने पे मजबूर करता है तो उसको इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहा जाता है। ये 3 स्ट्रगल्स यहाँ पर थे, तो ये तो हमारा थर्ड पॉइंट था। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का 4th पॉइंट था वेरिएशंस, या फिर वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स भी आप लिख सकते हो, इसकी कहानी समझिए। अब वेरिएशंस में क्या होता है इसको समझने के लिए कि जो एनिमल्स होते हैं उनके शेप, साइज, कलर सभी चीज में वेरिएशंस होते हैं। अब ये हेरिडिटरी रीजंस की वजह से भी हो सकता है कि उनका शेप, साइज, उनका कलर कैसा है। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर जनरेशंस तक भी, इसीलिए ये कहीं ना कहीं यूजफुल माने जाते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बातों को याद रख। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे यहाँ पर, इन एनिमल्स वेरिएशंस इन शेप, साइज, कलर एटसेट्रा अपीयर ड्यू टू हेरिडिटरी रीजंस, दीज वेरिएशंस आर कंटिन्यूड इन फ्यूचर जनरेशंस, हेंस आर कंसिडर्ड यूजफुल फ्रॉम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू।
क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक चेंज आ रहा है कांस्टेंट लॉ ऑफ नेचर में, तो वो जो चेंजेस रहते हैं वो लिविंग बींग्स में आते हैं, वो उसको अडॉप्ट करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज करा, उन्होंने एक एडेप्टेशन अपने अंदर लाए, फिर एडेप्टेशन में आया तो उसको उन्होंने अपने अंदर एडॉप्ट करा। उसके बाद वो वाले जो उन्होंने चीजों को सीखा था कि इस तरह के इन्वायरमेंट से कैसे लड़ना है, कैसे अपनी जान बचानी, वो वाली चीजें उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी आगे जाके उसको इनहेरिट करवाने की कोशिश की। मतलब उनके ऑफस्प्रिंग्स तक वो चीज पहुंचेगी। तो कुछ जो पेरेंट्स रहते हैं वो पूरी तरह से अपने ऑफस्प्रिंग जैसे हो पाते हैं, कभी कुछ नहीं भी हो पाते हैं, ये भी रहता है। तो ये जो प्रोसेस रहती है जिसमें अगर मान लीजिए एक डेविएशन आ भी जाता है फ्रॉम द एवरेज और मीन, इज कॉल्ड डिफरेंस, एंड दीज डिफरेंसेस फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड लिविंग बींग्स आर नोन एज वेरिएशंस। इसी को कहते हैं वेरिएशंस। क्या होते हैं वेरिएशंस? कि अगर कोई चीज, मान लीजिए पेरेंट में ये वाली चीज है 10 मार्क्स समझ लो कि इसके दिमाग में 10 का आईक्यू लेवल है मान लो, और इसके ऑफस्प्रिंग्स में आ जाता है 8 का, ठीक है, पूरा नहीं आ पाया, एक डिफरेंस आ गया। तो ये जो प्रोसेस होती है, या तो ये होता कि 10 है इसका पेरेंट का, तो ऑफस्प्रिंग भी 10 आईक्यू लेवल का हो जाता। मान लो, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो 10 से 10 अगर हो जाता है, ये पेरेंट्स का सेक्शन है, ये ऑफस्प्रिंग्स का, 10 से 10 होता तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ 10 से 8 हो गया उसका, या फिर कभी ये भी हो सकता है कि 10 के बदले उसका 12 हो जाए, बढ़ भी जाए। तो ये जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, या ये जो डेविएशन आ जाता है किसी एवरेज से, ये एवरेज या मीन था, इससे अगर कहीं डिफरेंसेस आ जाता है क्लोजली रिलेटेड लिविंग बींग्स में, तो इनको कहते हैं वेरिएशन। ये भी वेरिएशन है और ये भी वेरिएशन है, क्योंकि मेन वैल्यूज से आप यहाँ पे डिफरेंट जगह पर जा रहे हो। वेरिएशंस पे तो एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी, इसको सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ छोटा सा इंक्लूड करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि डार्विन की थ्योरी में वेरिएशन का बहुत ज्यादा रोल प्ले था। ठीक है, तो डार्विन जो थे उनके जब ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने वेरिएशन को यहाँ इंक्लूड करा और कहा कि डिफरेंट तरह के वेरिएशन जो होते हैं एक स्पीशीज में, वो उसके साइज, उसके शेप, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड रहते हैं। और जो वेरिएशंस होते हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू भी होते जाते हैं ड्यू टू हेरिडिटी, और सिग्निफिकेंटली इवोल्यूशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो डार्विन थे वो यहाँ पर अनेबल थे कि वो ये बता सके कि कॉज क्या है वेरिएशंस का, ये वेरिएशंस आ कैसे जाते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में, इसका कॉज क्या है, क्यों होते हैं, इसको डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये बात याद रखना, डार्विन वॉज अनेबल टू गिव द कॉज ऑफ वेरिएशंस, इवन देन ही कॉल्ड देम जेनेटिक वेरिएशंस, while he was completely ignorant of chromosomes and genes, and at that time Mendel laws were also not fully understood। क्योंकि ये वेरिएशंस को एक्सप्लेन किसने करा था? इसको मेंडल ने एक्सप्लेन करा था। और मेंडल, जब मैंने आपको बताया था मेंडल की कहानी, जब मैंने शायद सुनाई कि नहीं आपको याद नहीं, मुझे मैंने ये चैनल पर अपलोड कराया कि नहीं, मैं उसको चेक करूंगी एक बार वीडियो, या फिर मुझे जहां तक याद है मैंने एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन में उसको एक्सप्लेन करा था। तो वेरिएशंस की क्या कहानी कि मेंडल ने उसको जब एक्सप्लेन करा था तो उनके लॉज को बहुत टाइम तक रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, और बहुत टाइम बाद मेंडल के लॉज को वहां पर रिकॉग्निशन मिली थी। इसी वजह से वो उनका वर्क वहां पर पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हो पाया था। तो वेरिएशन मेंडल्स के अंदर से हमें समझ में आते, बाकी डार्विन की थ्योरी में क्लियर नहीं हो पाए थे। तो डार्विन ने भी अपने आप को कहीं ना कहीं समझाया कैसे, कि ये कहते हुए समझाया कि जो हेरिडिटी के रूल्स होंगे या जो कॉज होंगे वेरिएशंस के, वो हेरिडिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन पूरी तरह से वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये तो वेरिएशंस वाला पॉइंट था। फिर बात है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की। वैसे ये 6 पॉइंट होना चाहिए, तो हम उसके आगे यहाँ पे 50 पॉइंट रहेगा, 6 तो नहीं 50 पॉइंट है ये भी। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है इसकी थ्योरी में, तो डार्विन ने कहा कि जो स्ट्रगल रहती है एग्जिस्टेंस की हर ऑर्गेनिज्म में, जिससे कि वो सक्सीड कर सके, अपने स्ट्रक्चर को सुटेबल बना सके, जिससे कि वो इस एनवायरनमेंट में रह सके, नेचर के आसपास उनकी सिलेक्शन होती है, तो उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं वो अगर सूटेड नहीं है इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो टाइम से कुछ ही टाइम बाद वहां से पेरिश कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर जो नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जो प्रोसेस है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की उसको एक्सप्लेन करा था, और डार्विन जो थे उन्होंने प्रोसेस बताई थी नेचुरल सिलेक्शन की। तो हर्बर्ट स्पेंसर का भी यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड करना होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने क्या कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसके बाद जो डार्विन है उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। तो डार्विन का तो पॉइंट ये नेचुरल सिलेक्शन में ही चले जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि डार्विन ने कहा कि जो मेंबर्स फिटेस्ट होते हैं वही सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, वरना वहां से एनवायरनमेंट उनको खत्म कर देगा, और एक जो लीनिएज है उसके अंदर भी अपने आप को कंट्रीब्यूट करना होगा, जिससे कि वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स को वहां पर प्रोड्यूस कर सके। इस तरह की बातें यहाँ पर इस थ्योरी में इंक्लूड करी गई थी। तो यहाँ पर आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू डार्विन ओनली दोज लिविंग बींग्स गेट
success in struggle for existence which are more suitable for that environment. Against this, those living beings whose structure is not according to their environment perish after some time. Herbert Spencer referred to this process as survival of the fittest, whereas Darwin called it natural selection. एक ही बात को दोनों ने अलग अलग तरह से कहा था. Living beings pass on the favorable adaptations from one generation to the other generation by reproduction, and these characters or variations collect generation after generation, due to which the present day living beings are much better suitable or fitted to the environment than their ancestors. Thus, the process of survival of the suitable living beings and destruction of unsuitable in the struggle for existence is called natural selection. ये बातें आप यहाँ natural selection में समझ चुके हैं. इनहेरिटेंस ऑफ एडेप्टिव ट्रेट्स था नेक्स्ट उनका पॉइंट, जो कि 6 पॉइंट था. तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स रहते हैं जिनके अंदर सूटेबल कैरेक्टर्स रहते हैं उनको लेस चांसेस मिलते हैं, या फिर जो भी उनका पूरा क्राइटेरिया रहता है नेचर का. इन दिस वे जो हर स्पीशीज रहती है उनको एक एडवांटेजेस कैरेक्टर मिलता है जो कि हर जनरेशन में इनहेरिट होता है, जिससे कि कुछ अच्छे कैरेक्टर्स उनमें बढ़ते हैं, लेकिन साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो भी डिसअपियर करते जाते हैं. अच्छे कैरेक्टर्स अगर नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ेंगे तो डिसएडवांटेज वाले यहाँ पर डिसअपियर होंगे, ये ऐसा कहा गया था थ्योरी में. तो ये जो इनहेरिटेंस है एडवांटेजेस कैरेक्टर्स का, इस वजह से डेवलपमेंट हो पाता है नई स्पीशीज का, और जो एंसेस्टर है उसके आगे वो जो नई स्पीशीज है वो डिफरेंट हो जाती है. तो ये बातें यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो. स्टेटमेंट लिखना, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन द एनिमल्स विद बेटर सुटेबल कैरेक्टर्स गेट लेस चांसेस. इन दिस वे इन ईच स्पीशीज एडवांटेजेस कैरेक्टर्स आर इंक्रीजिंगली इनहेरिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड डिसएडवांटेजेस कैरेक्टर्स ग्रेजुअली डिसअपियर. Thus, by the inheritance of advantageous characters, the development of the species takes place which would differ from its ancestors. तो सिंपल याद कर रखना है इस वाले के अंदर आपको. इसको आप एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट भी लिख सकते हो. इसी पॉइंट को दो नाम दिए जाते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एडेप्टिव ट्रेट्स या फिर एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट. होता क्या है इसमें कि जो नेचुरल सिलेक्शन जब होता है तो एनिमल्स की जो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको बेटर चांसेस मिलती है कि वो ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचे और आगे बढ़े, लेकिन जो इन्फीरियर कैरेक्टर्स होते हैं या फिर जो खराब तरह के कैरेक्टर्स होते हैं उनको लेस चांसेस मिलती है. इस पॉइंट के ये मीनिंग निकलता है. तो आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स तो बढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन जो इन्फीरियर कैरेक्टर्स है वो रिड्यूस करेंगे इन्फीरियर कैरेक्टर्स. ये बात को यहाँ पर याद रखना है. और धीरे धीरे वो इन्फीरियर कैरेक्टर्स ग्रेजुअली डिसअपियर करते हैं, जिस वजह से डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज एक्सीलेंट कैरेक्टर्स के साथ होता है जो कि एंसेस्टर्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. इसके बाद लास्ट पॉइंट रहता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज का. उसको यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर यहाँ हमारे आज के पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे. ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, तो इसके पॉइंट को देखते हैं. तो डार्विन ने कहा था कि जो लिविंग एनिमल्स होते हैं इनमें जब ओरिजिन होता है न्यू स्पीशीज का, वो इसलिए होता है कि उनके अंदर एक एडेप्टेशन आ गया था. प्रीवियस वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने इन्वायरमेंट में एक एडेप्टेशन लिया था जो कि ऑफस्प्रिंग्स में आया, इसी वजह से ओरिजिन हो जाता है न्यू स्पीशीज का. लेकिन ये अगर यूजफुल वेरिएशन नहीं होगे जो कि इनहेरिटेड हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये कहीं ना कहीं अगर हम उनको देखें, लेकिन सिर्फ अच्छे वाले ही जो कैरेक्टर्स होंगे वो उनको कहा गया है कि वो आगे की स्पीशीज में जाते हैं और फिर ओरिजिन होगा न्यू स्पीशीज का. जैसे पैंथेरा लियो जो है, या फिर पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये सभी एनिमल स्पीशीज अलग अलग है, हालांकि सभी सेम जीनस में आते हैं. जीनस इन सभी का पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, सभी का जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग हो रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि पीछे जाके इन सभी पैंथेरा वाले जो ऑर्गेनिजम्स के नाम मैंने लिए उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर वेरिएशंस आते गए और वो एक दूसरे से डिफरेंट होते गए. तो डार्विन ने क्या करा, एक चार्ट बनाया था जिसको उन्होंने वेलेस का चार्ट भी कहा था कहीं ना कहीं, और उस चार्ट में अपनी इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया था. लेकिन उस चार्ट को देखने से पहले हम यहाँ पर इस ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के कुछ और पॉइंट्स यहाँ इंक्लूड करेंगे. एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि कैसे डेवलप होती है. पहले वेरिएशंस आते हैं, एडेप्टेशंस आते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो दूसरी स्पीशीज बना देती है ऑर्गेनिज्म को. ये वाली बातों को याद रखना है. उसके बाद लायन टाइगर वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे. जूलियन हक्सले नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फैक्टर्स को बताया था जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज को, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा था. तो जूलियन हक्सले का नाम इसके अंदर थोड़ा इंक्लूड होता है. और जो रिजल्ट्स आए थे ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स ऑफ नेचर के, उसमें से पहला फैक्ट जो माना जाता है, पहला फैक्ट वो क्या था कि हर एनिमल के अंदर ग्रेट पावर ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन को इंक्रीज करता है, और ऑफस्प्रिंग्स जो वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेक्सुअली एसेक्सुअली बर्डिंग से किसी भी तरह हो सकते हैं. उनका बर्थ रेट जो हो सकता है लिविंग बींग्स का वो हाई हो सकता है, लो भी हो सकता है. ये तो पहला फैक्ट था पूरी थ्योरी से जो मिला. दूसरा फैक्ट क्या कहता था
ये पहला फैक्ट तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। दूसरा फैक्ट कहता था कि कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉपुलेशन में तब तक नहीं होता जब तक उसके अंदर नेचर उसको बढ़ाना ना चाहे। नेचर के हाथ में होगा तो वो बढ़ेगा, वरना वहां वो चीज नहीं बढ़ेगी। और डार्विन ने इसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का नाम दिया था सेकंड पॉइंट को। उसके बाद थर्ड फैक्ट जो था वो कहता था कि वेरिएशन जो होते हैं वो लिविंग बींग्स में आते हैं, और वो ये इलस्ट्रेट कर देते हैं कि जो थर्ड फैक्ट है डार्विन का, जो कि थ्योरी उसकी है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, उसको ही एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ ये बातें थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 फैक्ट्स की बात तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। टेबल देख लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को देख सकते हो। यहाँ पर रिजल्ट है, ये वाला फैक्ट्स का कॉलम है, ये रिजल्ट का है। इनॉर्मस पावर ऑफ ब्रीडिंग इन एवरी ऑर्गेनिज्म, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बैलेंस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशंस इन हेरिडिटी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एबिलिटी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। इतनी बातों को यहाँ पर क्लियरली याद रखना है। तो अभी डार्विनिज्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो डार्विनिज्म के फेवर में है, नॉर्मल एविडेंसेस, उसके ऑब्जेक्शंस, उसके क्रिटिसिज्म, न्यू डार्विनिज्म, ये सारे पॉइंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में उसको समझेंगे। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।